इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष अब युद्ध की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। कुल 103 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 7 इजराइल बाकी फिलिस्तीन के हैं जो इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारे गए। उनमें 27 बच्चे समेत कई महिलाएं हैं, जबकि 580 लोग घायल हो गए। इजराइल ने अपनी आर्मी और टैंक को गाजा पटरी के पास तैनात करना शुरू कर दिया है। एयरफोर्स ने भी एक्टिविटी बढ़ा दी है। इजरायली आर्मी ने ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी जंग के लिए तैयार हैं। गाजा पट्टी की तरफ से अब तक 1750 रॉकेट दागे गए हैं। जवाब में इजरायली सेना ने 600 बार एयर स्ट्राइक की है। इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC भी इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर एक्टिव हो गया है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे OIC ने मंजूर कर लिया है। UN के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को रोकने की अपील की है। इजराइल और हमास यानी फिलिस्तीनी संगठन के बीच जारी संघर्ष ने जंग का रूप ले लिया है। जंग के बीच गाजा से इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल एयरफोर्स 600 से ज्यादा बार गाजा पट्टी और आसपास के इलाकों में बम गिरा रही है। इजराइल ने आक्रामकता दिखाते हुए अपने टैंक और थल सेना को जंग में उतार दिया है। सेना जल्द कार्रवाई के मूड में है। इजराइल जानता है कि सीज फायर जल्द होगा, लेकिन तब तक वो हमास को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। इस जंग में शुक्रवार रात तक इजराइल में सिर्फ 8 जबकि गाजा में करीब 118 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं हमास के कब्जे वाला गाजा पट्टी इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो चला है। रूस में बनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की भारत में डोज लगनी शुरू हो गई है। हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के जरिए ये स्पुतनिक वी का टीका लगना शुरू हो गया। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इसके ट्रायल डेटा पर सवाल खड़े किए हैं। देश में कोरोना संकट के बीच ये तीसरी वैक्सीन संक्रमण को रोकने में मददगार साबित होगी। रूस में बनी स्पुतनिक वी की पहली खेप 1.5 लाख डोज 1 मई को भारत पहुंच चुकी थी। दूसरी खेप भी आज या कल में पहुंच जाएगी। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF ने भारत में इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से हाथ मिलाया है। डॉक्टर रेड्डीज ने स्पुतनिक वी की एक डोज की कीमत 995 रुपए तय की है। अभी कंपनी रूस से आयात की जाने वाली वैक्सीन डिलीवर कर रही है। भारत में वैक्सीन निर्माण के लिए 6 मैन्युफैक्चरर से बातचीत जारी है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन 91.6% इफेक्टिव है। और आज ही करीब 19,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किश्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की, लेकिन इस कार्यक्रम में भी कोरोना को लेकर पीएम मोदी की चिंता साफ नजर आई। 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है। और इस दुश्मन के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। पीएम ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। ग्रामीणों को मास्क पहनने समेत बचाव के दूसरे उपाय जरूर करने चाहिए। इसके अलावा पीएम मोदी ने सभी से टीका लगवाने की भी अपील की है। वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए
जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएं। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हाँ, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। एक बार फिर सभी किसान साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एंटीबॉडी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो 3 महीने से 9 महीने के बीच में एंटीबॉडी रहती है, और जहां तक टीका लग जाए तो 6 महीने और 12 महीने के बीच में एंटीबॉडी बनती है। टीका लगने के बाद एंटीबॉडी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, कई गुना ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और वो ज्यादा लंबे तक है। तो उसके लिए जो जैसे मैंने बताया कि वैक्सीन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसमें जिन जिन को वैक्सीन लगी है, जिनको नहीं लगी है और बीमार हो रहे हैं, उनकी बीमारी की गंभीरता का आंकलन किस तरीके से किया जाए, वो हमारे पास सारा आंकड़ा है। और उससे ये पता चल सकेगा कि अगर टीका लगाते हैं, एक टीका लगाए तो उसके बाद बीमारी की गंभीरता कैसी है, 2 टीके लगाए तो उस समय बीमारी की गंभीरता कैसी है, और अगर टीका नहीं लगाओ तो गंभीरता कैसी रहती है। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें अपने देश की जो जनता है उसके बारे में पता चलेगा। तो ये बहुत जल्दी इस कार्यक्रम का इसको हो जाएगा, जिससे हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बुलेटिन जारी किया जा सके। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 2 भारतीय सुमित सहदेव और लखवीर सिंह को पुलिस ने गुरुवार को हिरासत में लिया, लेकिन जब स्थानीय लोगों को पता चला तो लोगों ने पुलिस का घेराव कर दिया। इसके बाद दोनों भारतीयों को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रिहा कर दिया गया। दोनों पर अवैध तरीके से स्कॉटलैंड में रहने के आरोप हैं। दोनों 10 साल से स्कॉटलैंड में रह रहे हैं। मामले में स्कॉटलैंड की प्रधानमंत्री निकोला स्टुर्जन ने पुलिस और इमिग्रेशन की कार्रवाई को एक तरफा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, आज की घटना के बाद गृह मंत्रालय और पुलिस को खुद से सवाल पूछने चाहिए। आज ईद थी और कोविड-19 का भी खतरा है। ऐसे में यह बेहद गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है। इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर सारी चीजें साफ और इंसाफ दिलाने वाली होनी चाहिए। पानी से कोरोना नहीं फैलता, या कहें कि अब तक इसके सबूत नहीं है, लेकिन हैदराबाद की हुसैन सागर और कुछ अन्य झीलों के पानी में कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल मौजूद होने के प्रमाण मिले। दावे को लेकर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेशन ने मिलकर रिसर्च की। 7 महीनों के दौरान हुई इस स्टडी में पहली और दूसरी लहर को कवर किया गया है। स्टडी के मुताबिक आबादी के अनट्रीटेड और गंदे पानी की वजह से कोरोना का जेनेटिक मटेरियल झीलों और तालाबों तक पहुंच गया। हालांकि ये कोरोना संक्रमण आगे नहीं फैला। ऐसा ही दावा राजस्थान के बांसवाड़ा के कई गांव के आदिवासी करते हैं। वो कहते हैं कि मछलियों को कोरोना हो गया है। टिकरिया पंचायत के लोगों की दास्तां यह है कि यहाँ अफवाह फैल चुकी है कि मछली में भी कोरोना होता है। इस वजह से जो बड़े शहर है रतलाम और गुजरात, यहाँ से मछली जाती थी वो बंद हो चुकी है। दिल्ली के शमशान घाटों में कुछ समय पहले जहां तक नजर जाती थी वहां चिताओं की लपटें ही दिखती थी।
शमशान घाटों में रोजाना इतनी लाशें जलती थी कि अपने करीबियों के अंतिम संस्कार के लिए आए लोग घंटों बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार करते थे। कोरोना की दूसरी लहर में आपने ऐसे कई दिल दहलाने वाले मंजर देखे, लेकिन अब दिल्ली के शमशान घाट और कब्रिस्तान में आने वाले मृतकों की संख्या 45% तक कम हुई है। अप्रैल महीने में दिल्ली में रोजाना करीब 600 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। 29 अप्रैल को दिल्ली में सबसे ज्यादा 717 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं 1 मई से शवों के अंतिम संस्कार का ये आंकड़ा कम होने लगा है। अब यहाँ रोजाना करीब 400 शव जलाए जा रहे हैं। यह नजारा है दिल्ली के सीमापुरी के शमशान घाट का। यहाँ पिछले करीब 25 सालों से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराने वाले जितेंद्र सिंह शंटी अब कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार करा रहे हैं। शंटी कहते हैं कि अप्रैल में उन्होंने 2000 से ज्यादा शवों के अंतिम संस्कार कराए, लेकिन अब इनकी संख्या में कमी आने लगी है। कोरोना काल के दूसरे दौर में जहां मौतों का अंबार लग गया, लाशों का अंबार लग गया, इस 1 महीने में 2000 से ज़्यादा डेड बॉडी की सेवा शहीद भगत सिंह सेवा दल ने सीमापुरी शमशान घाट पे की। लेकिन आज दिल में इतनी सांत्वना है कि वो जो आंकड़ा था वो घटते घटते अब 35-40 के आसपास आना शुरू हो गया है। हम यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये आंकड़ा इसी प्रकार कम होता चला जाए और दिल्ली के अंदर इन मौतों का तांडव खत्म हो। दिल्ली एमसीडी के आंकड़ों के मुताबिक यहां 10 मई तक 14,000 कोविड संक्रमित मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। हालांकि 1 मई से मृतकों की संख्या में कमी आई है। ईस्ट दिल्ली एमसीडी के मेयर निर्मल जैन बताते हैं कि पिछले 1 महीने से दिल दहला देने वाले आंकड़े सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले करीब 1 हफ्तों से कब्रिस्तान और शमशान घाट में शवों की संख्या घटने लगी है। लग रहा है दूसरी लहर का कहर थमने लगा है। इन आंकड़ों को सुकून देने वाले आंकड़े तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये अब भी सामान्य मौतों से कहीं ज्यादा है। लेकिन दिल्ली में अब अपनों को खोने वालों की संख्या में कमी जरूर देखने को मिली है। ऐसे में अब लोगों के जहन में ये उम्मीद तो जगने लगी है कि हम बहुत जल्द ही कोरोना को हराएंगे और दिल्ली फिर से मुस्कुराएगी। वैक्सीन लगवाओ और 7 करोड़ 35 लाख का जैकपॉट जीतो। एक बार को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। अमेरिका के ओहियो राज्य में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए गवर्नर माइक डिवाइन ने ये अनूठी योजना लॉन्च की है। 5 अलग अलग विजेताओं को राशि बतौर इनाम में दी जाएगी। इतना ही नहीं, 18 साल तक की उम्र वालों के लिए कॉलेज स्कॉलरशिप भी जारी की गई है। गवर्नर माइक डिवाइन का मानना है कि इस योजना के बाद वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आगे आएंगे और उनकी झिझक भी दूर होगी। साथ ही हम सबसे पहले लक्ष्य भी हासिल कर सकेंगे। ओहियो में 23 जून तक वैक्सीनेशन का अभियान चलेगा। इसके तहत 12 से 18 साल के युवा लॉटरी सिस्टम में भाग नहीं ले सकेंगे। वे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 4 सालों के लिए ट्यूशन और रहने की व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं।